हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड। काफ़ी इजी टॉपिक है ये, इसमें कुछ खास नहीं करना। सबसे पहला ये टॉपिक बात क्या करता है, ये कहता है आईजीएसटी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आईजीएसटी के लिए होगा। अगर कुछ बैलेंस बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज़ होगा, या एसजीएसटी नहीं है तो यूटीजीएसटी के लिए यूज़ होगा। सीजीएसटी का पहला इस्तेमाल सीजीएसटी के लिए होगा। अगर कुछ बैलेंस है तो आईजीएसटी के लिए होगा। एसजीएसटी का इस्तेमाल एसजीएसटी के लिए होगा। अगर कुछ बैलेंस बचा तो आईजीएसटी के लिए होगा। लेकिन सीजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी के लिए तब तक नहीं होगा जब तक सीजीएसटी पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, सीजीएसटी जब फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब उसका इस्तेमाल एसजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी के लिए होगा। समझ गए? उसके बाद ये कहता है सीजीएसटी का यूज एसजीएसटी के लिए नहीं होगा, एसजीएसटी का यूज सीजीएसटी के लिए नहीं होगा। यही इस सेक्शन 49 का मेन पार्ट है। आइए एनालिसिस पार्ट से शुरू करते हैं और थोड़ा समझते हैं। एनालिसिस पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है। अगर हम इंट्रा स्टेट परचेस करेंगे, मतलब विद इन स्टेट अगर परचेस करेंगे तो हम टैक्सेस पे करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, और हमें आईटीसी भी उसी का मिलेगा। अगर हम इंटर स्टेट परचेस करेंगे तो हम टैक्सेस पे करेंगे आईजीएसटी, और हमें आईटीसी आईजीएसटी का मिलेगा। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो टैक्सेस तो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी पे करेंगे और आईजीएसटी भी पे करेंगे, लेकिन हमें मिलेगा सिर्फ आईजीएसटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का आपको एज इट इज़ आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, अब ये जो भी आईटीसी है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए। आप इसका इंटरेस्ट पेमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, लेट फी में यूज़ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आप इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी का पेमेंट करने के लिए आईटीसी का यूज़ नहीं कर सकते। समझ गए? The person may use the ITC to pay his output tax liability, as we know that Indian GST is dual GST system wherein two taxes CGST and SGST are levied concurrently on a supply transaction, while the CGST revenue accrue to central government, SGST UTGST revenue accrue to respective state government and union territory. Hence, ITC of CGST and SGST is not interchangeable, and thus cross utilization of CGST and SGST is not permissible. More or less quick. रिलेवेंट पैरा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक यूँ ही है। ठीक है, पैरा जो है आपको यहाँ पे एक डायग्राम में बता दिया है। पहले आईजीएसटी का यूज़ आईजीएसटी के लिए होगा। अगर कुछ बैलेंस बच गया तो किसी भी प्रपोर्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए होगा। जब तक आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए, मैंडेटरी है, कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए, तब तक सीजीएसटी का यूज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जब तक आईजीएसटी पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, मैंडेटरी एग्जॉस्ट करना है। उसके बाद सीजीएसटी आएगा। सीजीएसटी का फर्स्ट इस्तेमाल सीजीएसटी के लिए होगा। अगर कुछ बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी के लिए होगा। उसका इस्तेमाल एसजीएसटी के लिए, यूटीजीएसटी के लिए नहीं हो सकता। एसजीएसटी का पहला इस्तेमाल एसजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए होगा। अगर कुछ बच गया तो आईजीएसटी के लिए होगा, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले सीजीएसटी खत्म जाना चाहिए। ठीक है, सीजीएसटी फुल्ली यूटिलाइज हो जाए, सीजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं बचा है तो हम एसजीएसटी का यूज़ आईजीएसटी के लिए कर सकते हैं। एसजीएसटी का यूज़ सीजीएसटी के लिए परमिट नहीं है। ठीक है, आगे फिर उसी चीज़ को समझाया गया है। ठीक है, कि आईजीएसटी का यूज़ आईजीएसटी के लिए है, कुछ बच गया तो किसी भी रेशियो में कैसे भी बांट सकते हैं आप, 50-50, 30-70, 40-60 एंड सो ऑन, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी का इस्तेमाल करने से पहले आईजीएसटी पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। उसके बाद ही आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का इस्तेमाल कर पाएंगे टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, वही सेम है बताया हुआ। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी का 1000 रुपये था, सीजीएसटी का 300, एसजीएसटी का 300।
और ITC 1300-200। सबसे पहले बात तो IGST का ITC सबसे पहले इसके लिए यूज़ हो जाएगा। बचा कितना मेरे पास 300। अब पहले 300 को ख़त्म करना है तो मैं या तो इक्वली बांट सकता हूँ, ठीक है, या फिर 200-100 कुछ भी कर सकता हूँ, 100-200 जिस रेशियो में मन करे, ठीक है। जो बचा हुआ 300 है यहाँ पे। उसके बाद CGST का यूज़ CGST के लिए और SGST का यूज़ SGST के लिए करके मैं टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता हूँ। समझ गए? यहाँ चार्ट बनाया है कि जो IGST का ITC था 1000 रुपये यूज़ किए, 200 रुपये इसके लिए, 100 रुपये इसके लिए, बैलेंस ITC 0 हो गया IGST। अब हमको क्या चाहिए, CGST का 100 रुपये यूज़ किए, बैलेंस 100 बच गया, और SGST का 200 रुपये यूज़ करेंगे तो बैलेंस 0 बचेगा उसके केस में। दूसरा ऑप्शन ये बताया मैंने कि वही बकवास 100 इसमें 200 इसमें या इक्वली यूज़ करेगा तो इसमें एज इट इज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आते हैं रूल 86A में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 86A 86B, ठीक है। 86B और 86A दोनों इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। द कमिश्नर एंड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, या तो कमिश्नर या कोई ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर है, अथोराइज्ड बाय हिम इज एम्पावर्ड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ITC अवेलेबल इन ECLR। हो सकता है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC पड़ा हो बट आप यूज़ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो चाहे तो कमिश्नर या ऑफिसर, ठीक है, अथोराइज्ड बाय हिम इज एम्पावर्ड टू इम्पोज, उसके पास पावर है इम्पोज करने का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर यूटिलाइजेशन का, ठीक है, जो बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। अगर उसको ऐसा लगता है, इफ़ यू बिलीव दैट, हैज अ रीजन टू बिलीव दैट सच ITC हैज़ बिन फ्रॉडलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल, द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला, नॉन एग्जिस्टेंट, सप्लायर मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस मेरे को ITC ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, फेक ITC, इन शॉर्ट फेक ITC, समझ गए। विदाउट एक्चुअल सामान उमान मिला नहीं, मेरा सप्लायर एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे सामान नहीं मिला, मेरा सप्लायर एग्जिस्ट कर रहा है पर मुझे सामान नहीं मिला, क्या करता है, सिर्फ बिल काटता है और मुझे ITC भेज देता है, ठीक है। तो उस केस में। तीसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लायर टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज़ नॉट बीन पेड टू गवर्नमेंट, GSTR 3 भी नहीं भरा, 1 तो भरा 3 नहीं भरा है, 1 तो भरा 3 नहीं भरा है, ठीक है। जब GSTR 3 भी नहीं भरेगा 1 भर देगा तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसा तो गया नहीं, 1 से ITC ट्रांसफ़र हो गया, फिर फेक ITC। तो मोर और लेस ये तीनों केस एक तरह से फेक ITC का सिचुएशन है, जहाँ पर ट्रांजेक्शन होता नहीं है बट लोग ITC लेते हैं, ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग ITC हैज़ बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट टू बी कनेक्टेड एनी बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस। द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग ITC इज नॉट इन पोजेशन, ठीक है। अब बात कर रहा है उस पर्सन का, यहाँ तो बात किया किसका, सप्लायर का जो ITC दे रहा है, यहाँ बात कर रहा है रिसिपिएंट का जिसको ITC मिलने वाला है, वही नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है। या फिर जो पर्सन ITC लेने वाला है उसके पास टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अन्य अदर प्रिस्क्राइब वाली डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका भले ही ECLR में बैलेंस दिख रहा हो, उस पर गवर्नमेंट चाहे तो क्या इम्पोज कर सकता है कि आप उसे यूज़ नहीं कर पाइएगा, समझ गए। If the ITC is so availed, the restriction can be imposed by not allowing such ITC to be used for discharging any liability under Section 49 or not allowing refund of any unutilized amount of such ITC. Such restriction can be imposed for a period up to 1 year, 1 साल के लिए ला सकता है आपको, ठीक है। लेकिन विड्रॉ कर सकता है किस केस में, सेटिस्फाई हो जाए, खुश हो जाए। सेटिस्फाई मतलब समझते हो ना, सेटिस्फाई मतलब होता है, समझ गया। और सेटिस्फाई हो जाए तो रिस्ट्रिक्शन आपसे हटा सकता है, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब यही होता है, जब भी एक्ट में कि सेटिस्फाई पढ़ लो, बाय लीगल टर्म तो नहीं होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल टर्म में सेटिस्फाइड का मतलब होता है, समझ गए। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है। अब 86A के लिए प्रॉपर अथॉरिटी कौन है, ठीक है। तो बोला है द कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर इज द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर अंडर रूल 86A। The commissioner, principal commissioner may authorize any officer subordinate to him not below the rank of assistant commissioner to be the proper officer for exercising power under rule 86A। चाहे तो किसी और को ऑथराइज कर सकता है,
दिस एंड दैट लिखा हुआ है, कुछ लिमिट लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल और फ्रॉडलेंट अवेल्ड आईटीसी, अगर 1 करोड़ से कम अमाउंट है वो फेक आईटीसी का, ठीक है, तो वो कौन सा ऑफिसर डिसअलाउ करेगा आपको डेबिट ऑफ अमाउंट फ्रॉम द ECLR, वो होगा डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, उसके नीचे का नहीं। अगर 1 करोड़ के ऊपर है और 5 करोड़ के नीचे है तो एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर के पास पावर है, अगर 5 करोड़ के ऊपर तो प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पावर है आपको डिसअलाउ करने का, समझ गए। द एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ DGGI कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द पावर। DGGI इसका नाम आजकल काफ़ी आर्टिकलों में आता है, ये वही अथॉरिटी है जो फेक आईटीसी के लिए स्पेशली काम कर रही है आज के मार्केट में, ठीक है, और अच्छा काम कर रही है। मोर और लेस डर तो इसका आया है लोगों में, ठीक है, इसका डर मार्केट में बढ़ा है, ठीक है। अब आते हैं 86B जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 86B में क्या है, 86B कहता है आपको कुछ ना कुछ पैसा कैश में पे करना पड़ेगा, भले आपके पास आईटीसी हो, आईटीसी होते हुए भी कैश में पेमेंट करना है। रूल 86B रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन ECLR फॉर डिस्चार्जिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। द aforesaid rule start with a non-obstant clause and thus has an overriding effect on any other provision not withstanding से स्टार्ट हुआ होगा, समझ गए। नन ऑब्स्टेंट क्लॉज, कोई उसको रोक नहीं सकता, वो खुद में ब्रह्मा है, ठीक है, उसका कहना है कि मैंने ये कहा है, मुझे चाहिए, बात खत्म, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, समझे। बाकी किसी ने कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। तो उसने कहा क्या, 86B ने कहा कि भैया आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, बोला हाँ रजिस्टर्ड हैं, आपका टैक्सेबल सप्लाई है, बोला हाँ, एग्जाम सप्लाई को छोड़ के, जीरो रेटेड को छोड़ के, बोला हाँ टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जाम को छोड़ के, जीरो रेट को छोड़ के, 1 महीना में 50 लाख से ऊपर है वैसा सप्लाई, बोला हाँ 50 लाख से ऊपर है, ठीक है, तब आप पर मैं अप्लाई होऊंगा। तो उसने क्या कहा, तब मैं आप पर 86B जो हूँ अप्लाई होऊंगा। तो बोला 50 लाख से कम है तो बोला तब अप्लाई नहीं होऊंगा, ठीक है। तो मंथ वाइज देखना है, क्या उस मंथ में 50 लाख के ऊपर है मेरा टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। अगर है तो बोला द रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम द सेड रूल इज एप्लीकेबल, जिस पे वो अप्लाई हो गया वो आईटीसी होते हुए भी यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, यूज़ कर सकता है, होते हुए भी यूज नहीं कर सकता। कहने का मतलब वो अपना आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी, इन अदर वर्ड अमाउंट अवेलेबल शैल बी यूटिलाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 99%। इन सिंपल टर्म आपको 1% टैक्स लायबिलिटी तो कैश में ही पे करना है, भले आपके पास आईटीसी हो फिर भी, समझ में आया। तो वही कहा बैलेंस 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नीड टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम EC, नीड्स टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक, क्या लिख दिया यार, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सॉरी क्रेडिट पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, नॉट क्रेडिट लेजर, कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर करने का मतलब कैश के थ्रू पे करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आईटीसी भी मेरा कैश ही रहता है, मैं किसी को GST देता हूँ, वो अपना GST लोन भरता है, मेरे पास आता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे एक टोटल वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई था रमन एंड सन का फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 100 लाख, तो इस पे 86B अप्लाई हो गया। अब स्टेट सप्लाई 18% से था, मतलब 18 लाख का लायबिलिटी। द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ रमन एंड को 18 लाख, अमाउंट ऑफ लेवल 20 लाख था, तो 20 लाख तो हो सकता है आउटपुट टैक्स में बाय कैश पे करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि क्रेडिट लेजर में 20 लाख था। लेकिन क्योंकि अब ये सेक्शन अप्लाई हो गया तो 1% टैक्स अमाउंट का था, 1%, ठीक है, मतलब 18,000 रुपया उसे इन कैश ही पे करना पड़ेगा, भले उसके पास बैलेंस है। एक्सेप्शन है रूल 86B का, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, इन ऑर्डर टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टिंग पोटेंशियल मिसयूज ऑफ आईटीसी एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू कंप्लायंट टैक्स पेयर, तो कंप्लायंट टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए कुछ एक्सेप्शन 86B में दिया गया है, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ मोर देन 1 लाख, अगर वो इनकम टैक्स का पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा करता है तो बोला रूल 86B अप्लाई नहीं होगा अगर आपने इनकम टैक्स 1 लाख से ज़्यादा पे किया है इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, इन लास्ट 2 फाइनेंशियल 1-2 लाख रुपया आपने टैक्स पे किया है पिछले 2 सालों में, ठीक है।
फॉर विच द टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 हैज़ बीन एक्सपायर्ड। कहने का मतलब वो 2 साल जिसका ITR का समय खत्म हो चुका है, आपने ITR भरा और दोनों सालों में 1-1 लाख रुपया टैक्स भरा। जैसे कि अभी हम चल रहे हैं 23-24 में, ठीक है, 23-24 खत्म हुआ तो इसका ITR का समय खत्म नहीं हुआ है, तो हम 23-24 फाइनेंशियल ईयर नहीं लेंगे, उसके पहले जाएंगे। कौन सा? 22-23 और 21-22, ठीक है। तो 24-25 के लिए हम चेक करेंगे 21-22 और 22-23। क्यों? हाँ, जैसे ही इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा 23-24 का, तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं 23-24 और 22-23 में। समझ गए? तो इसमें ये नहीं कहा है कि आपको जस्ट प्रीसीडिंग लेना है, आपको क्या लेना है? वैसा 2 साल, वैसा लास्ट का 2 साल जिसका ROI फाइल करने का समय खत्म हो चुका है। समझ गए? किसके लिए? रजिस्टर्ड पर्सन, कर्ता, प्रोप्राइटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी ऑफिस 2 पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ मोर देन 1 लाख। रूल 86 भी नहीं अप्लाई होगा अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप रिफंड ले रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा। क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज ITC अंडर जियो रेटेड सप्लाई इन्वर्टेड स्ट्रक्चर आगे आएगा। ठीक है, जियो रेटेड सप्लाई, वैसा सप्लाई जो बेसिकली जीरो रेट नहीं लगता उस पर, उसको एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए बोला गया है कि आप रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, तो अनयूटिलाइज ITC का रिफंड ले रहा है 1 लाख से ज़्यादा, तो उस पर ये रूल नहीं लगेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वो होता है जहां आपका इनपुट टैक्स का रेट ज़्यादा होता है बट आउटपुट टैक्स का रेट कम होता है, इस कारण से आपके पास अनयूटिलाइज ITC जमा होते जाता है। तो गवर्नमेंट कहता है उस अनयूटिलाइज ITC का आप रिफंड ले सकते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर। अगर इन 2 केसेस के अंदर आपका रिफंड 1 लाख से ज़्यादा का है तो भी आपको क्या नहीं करना है? 86B को कंप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आप हैवी रिफंड ले रहे हैं, तो आपको बोले हम 1% जमा करिए कैश में, क्या मतलब है? हैवी रिफंड लेना ही है आपको तो रिफंड ही लीजिए फिर जा करके। ठीक है, अगर आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे किए थे 1% से ज़्यादा इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, कहने का मतलब इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हैड डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1%, मतलब 2%, 1.1% एक्सेस, 1 से ज़्यादा। ठीक है, ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड कुमुलेटली अप टू द सेड मंथ इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। मान लेते हैं अभी हम लोग हैं जून के महीने में, ठीक है, तो अप्रैल से लेकर के मई 2 ही महीना खत्म हुआ है, अप्रैल से लेकर मई तक में आपने 1% से ज़्यादा का ऐसे भी कैश से ही जमा किया है टैक्स, 1% से ज़्यादा का टैक्स आपने कैश से ही जमा किया है, तो आपको जून महीने में कंप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं। बाद में चल गए जुलाई के महीने में, ठीक है, तो अप्रैल मई जून, अगर अपने अप्रैल मई जून तक में टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1% ज़्यादा कैश में जमा किया है तो जुलाई महीने में कंप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए? cumulatively applied cumulatively up to the said month in current financial year, the restriction the rule 86B shall not be applied. ठीक, the exception provide relief to registered person who have consistently made substantial cash payment। अब substantial cash payment कर रहा तो कोई दिक्कत है नहीं। toward their GST liability, the total cash payment GST made by registered person considered cumulatively for all preceding month of the current financial year। The cumulative approach ensures that registered person is giving credit for its consistent cash payment throughout the year rather than assessing such each amount in isolation। ठीक है, ऐसे एक सिनारियो दिया। ठीक है, assuming a scenario wherein in current financial year up to August month the total output tax liability payable is 30 lakh and such registered person has deposited 1 lakh। ठीक है, तो 30 लाख का लायबिलिटी बना अगस्त तक, 30 लाख में 1 लाख जमा कर रखा है, तो 1 लाख भागे 30 लाख करिए तो कितना परसेंट हुआ? 1 लाख भागे 30, तो परसेंटेज हो गया 3.33%, तो मोर देन 1% है। ठीक है, तो अगस्त, तो सितंबर के महीने में कोई जरूरत नहीं कंप्लाई करने का टैक्स भी, भले आपका 50 लाख से एक्सीड कर रहा है टैक्सेबल टर्नओवर, फिर भी मुझे 1% कैश में जमा करने का जरूरत नहीं। ठीक है, समझिए क्यों? क्योंकि अगस्त तक मैंने 3.33% जमा कर रखा है जो कि 1% से ज़्यादा है। ठीक है, अब इस पर्पज़ के लिए ध्यान रखना है, नोट दैट GST लायबिलिटी पेड अंडर RCM शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो ये नहीं कि आप RCM में टैक्स पे कर रहे हैं उसको कंसिडर कर रहे हैं कैश पेमेंट करना ना, वो अलग है। ठीक है, सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर के लिए ध्यान देना है।
रूल 86 भी नहीं अप्लाई होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, पीएसयू पे, लोकल अथॉरिटी पे, स्टैचुटरी बॉडी पे, ठीक है। However, commissioner and officials authorized by him in this behalf may remove the said restriction after such verification and such safeguard as he may deem fit. काम खत्म। अब यहाँ से चैप्टर खत्म हो गया, आपका इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इलस्ट्रेशन के बाद फिर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आईटीसी खत्म हो गया। हाँ, क्वेश्चन जो है उसके पहले एक आएगा लेटेस्ट रिकैपुलेट। कभी भी रिवाइज करना हो यहाँ से करो, ठीक है। काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छा से दे रखा है किताब में। तो ख़त्म करते हैं।